भाई। 6 दिनों तक विदेश में रहे, 5 देशों की यात्रा कर ली, मीटिंग पर मीटिंग करने के बाद वो थक नहीं रहे। इसलिए लोग कह रहे हैं ना कि मोदी जी इतने एक्टिव रहते कैसे हैं आप। आज 7वें दिन भारत लौटते ही उन्होंने सभी मंत्रियों को लेखा जोखा लेकर बुला लिया कि आओ सारे रिपोर्ट्स कार्ड लेकर आ जाओ कि क्या क्या काम हुआ है, इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए, ये भी आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले अभी देखिए कि पीएम मोदी 6 दिनों में 5 देशों की विदेश यात्रा से क्या क्या करके लौटे। पीएम मोदी ने 5 देशों के साथ 57 ऐतिहासिक समझौते किए हैं, जिसमें से पीएम मोदी ने 17 बड़ी डील साइन की है। 3 देशों और संगठन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। 105 अरब डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं। कह रहे थे ना ये विपक्षी पार्टी के नेता कि क्या करने गए हैं, क्या लेकर आएंगे, बताइए भाई इनको कि पढ़ लिख लिया करो थोड़ा सा। 105 अरब डॉलर का भारी भरकम का इन्वेस्टमेंट आया है। डेनमार्क जैसे देश ने भारत को वन ऑफ द बिगेस्ट पावर कह दिया है। भारत वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद साझेदार बनकर उभर रहा है। भारत को ग्लोबल डेवलपमेंट का नया ग्रोथ इंजन माना जा रहा है। इसलिए हर देश भारत के साथ जुड़ना चाहता है, हर देश चाहता है कि भारत के साथ काम करे। इसके अलावा पीएम मोदी इस विदेश यात्रा से 3 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी लेकर लौटे हैं, जिससे पूरी दुनिया में 140 करोड़ भारतीयों का मान सम्मान बढ़ गया है, गर्व से सीना चौड़ा हो गया है। लेकिन राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के जो नेता हैं उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको ये सब उपलब्धियां लगती ही नहीं है। उनको लग रहा है कि अरे गए थे 4000 के प्लेन में घूमने के लिए गए थे। संजय राउत कह रहे हैं कि मोदी इटली से कोई मंत्र लेकर आए होंगे जिसे पढ़कर वो भारत की आर्थिक हालत को सुधार देंगे। जबकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पीएम की यात्रा की उपलब्धियां गिनवाई। दोनों नेताओं को एक बार सुन लीजिए कि कौन क्या कह रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। अब मोदी जी इटली में जाकर आए हैं तो लगता है भारत की स्थिति सुधर जाएगी। कुछ वहां से कोई मंत्र लाया होगा। भारत की हालत तो बहुत खराब है, आर्थिक हालत बहुत खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कतार में है, डीजल, पेट्रोल, रॉकेल। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? मोदी जी क्या करने वाले हैं? देश को उपदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं और विदेश चले जाते हैं। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल स्टेज पर नहीं थी। इसने बड़े परिणाम भारत के भविष्य के लिए उत्पन्न करे। 57 आउटकम एक प्रकार से भारत की आगे की विकास की रणनीति हो, भारत के आर्थिक यात्रा हो, भारत के आगे आने वाले दिनों में क्षमताएं बढ़ाने की बात हो, आत्मनिर्भरता मजबूत करना हो, जनजीवन में लोगों को सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध हो, हर प्रकार से इस यात्रा में कुछ न कुछ लाभ भारत के हर वर्ग के लिए लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। अब एक बार देखिए टाइमलाइन, मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना काम करते हैं। 24 घंटे में आप सोच नहीं सकते कि इतना काम आप इतने घंटे कर सकते हैं। पीएम मोदी आज सुबह 9:44 पर दिल्ली लैंड होते हैं और शाम को 4 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक उन्होंने बुला ली। यानी कि मोदी 6 दिन बाद देश वापस लौटे और पीएम मोदी ने सिर्फ 6 घंटे का ब्रेक लिया और फिर काम पर लगे। लोग हैरान होते हैं कि 75 साल के पीएम मोदी को इतनी एनर्जी मिलती कहां से, वो थकते क्यों नहीं। यहां कोई एक दिन का सफर करके आराम करना चाहता है और यहां मोदी है कि अपना एक एक पल देश सेवा में खपा देना चाहते हैं। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो सम्मान देते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे नेता को हासिल नहीं है। पीएम मोदी को मिले 33वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पीएम मोदी सेवा तीर्थ में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक उन्होंने क्यों बुलाई है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है मोदी 3.0 सरकार के 2 साल पूरा होने का मौका। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 साल पूरे हो गए हैं। इसलिए पीएम मोदी अपने मंत्रिमंडल से शायद यह जानना समझना चाहते हैं कि इन 12 सालों में देश में कितना रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म हुआ है। माना जा रहा है कि यह बैठक करीब 4 से 5 घंटे तक चल सकती है और इसमें करीब 12 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन होने वाला है। इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नड्डा समेत तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मतलब बैठक से पहले ही सभी मंत्रियों को कह दिया गया था कि वो दिल्ली में ही मौजूद रहे। इधर पीएम मोदी अपने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ मीटिंग कर रहे हैं तो उधर पीएम मोदी के विदेश दौरे की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही
इस दौरे से पीएम मोदी ने भारत के लिए जो हासिल किया है वो बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ साथ पीएम मोदी इंटरनेशनल अवार्ड का जो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं वो भी चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी जहां जाते हैं वहां के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें क्यों सम्मानित कर दिया जाता है। आप देखिए कि इस बार 5 देशों की यात्रा में 3 देशों ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, यानी कि पीएम मोदी ने 3 दिन के भीतर 3 देशों में लगातार 3 अवार्ड हासिल कर लिए। स्वीडन और नॉर्वे ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, तो इटली में पीएम मोदी को यूएन ने वो सम्मान दे दिया जिसे देखकर मोदी विरोधी गैंग को अलग ही आग लगी हुई। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि मोदी को अब तक कुल 33 अवार्ड मिल चुके हैं। कल इटली के रोम में पीएम मोदी को जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है उसके बारे में आपको बताता हूं। कल इटली में पीएम मोदी को FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। एग्रीकोला मेडल संयुक्त राष्ट्र के FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1977 से की गई थी। एग्रीकोला रोमन काल के एक प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक थे। यह पुरस्कार FAO के डायरेक्टर जनरल देते हैं और इसे FAO का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है। यह पुरस्कार उन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यकाल में असाधारण योगदान दिए। पीएम मोदी को यह अवार्ड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी बढ़ाने, भूख और गरीबी उन्मूलन, पोषण सुधार और स्थायी कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए दिया गया है। पीएम मोदी FAO का एग्रीकोला मेडल पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कृषि विकास, भूख और गरीबी कम करने के असाधारण योगदान के लिए यह अवार्ड दिया गया था। सुनिए FAO का एग्रीकोला मेडल मिलने के बाद पीएम मोदी ने क्या कहा है। हमारे शानदार स्वागत और एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करने के लिए मैं FAO के डायरेक्टर जनरल का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी कहा है कि 32 देशों ने पीएम नरेंद्र मोदी की जो अपना सर्वोच्च सम्मान देकर विश्वास का एकमात्र प्रधानमंत्री बना दिया है, जिसे 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला हो, वो सोचिए कि देश का कितना बड़ा नेता है। एक बार सुनिए। 32 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना उच्च स्तरीय सम्मान देकर विश्व का एकमात्र प्रधानमंत्री या विश्व नेता हो जिसको 32 देशों ने सम्मानित किया है। 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान भारत को मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी को 2 देशों ने और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, FAO ने सम्मानित किया। एक प्रकार से 5 देश, 5 दिन, लेकिन एक स्पष्ट संदेश। भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ आज खड़ा है। विश्व भारत को सम्मान और विश्वास के साथ देखता है। अब देखिए कि यह तस्वीर देखकर किस भारतीय का सीना चौड़ा नहीं होगा। आपका नहीं होगा क्या? मेरा नहीं होगा क्या? अरे जो देश के लिए सोच रहा है वो देश के प्रधानमंत्री का सम्मान देखकर तो सीना चौड़ा करेगा ही, सम्मानित महसूस करेगा भाई, क्योंकि ये अकेले पीएम मोदी का सम्मान थोड़े ना है, ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। इसलिए मुझे भी खुशी होती है जब कभी भी प्रधानमंत्री को सम्मान मिलता है विदेश में, और आपको भी होनी चाहिए और होती ही होगी। लेकिन देश में कुछ लोग हैं जिनको नहीं होती है, जिन्हें मोदी को अवार्ड मिलते देखकर बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है भाई उनको। आप देखिए कि दुनिया के 32 देश और संगठनों ने भारत के जिस प्रधानमंत्री को अपना सबसे प्रतिष्ठित और सर्वोच्च पुरस्कार देकर सम्मानित किया हो, उस प्रधानमंत्री को उसके देश में ही अपमानित करने का कोई मौका कुछ लोग जाने नहीं देते। आलोचना से किसी को परहेज नहीं है, आलोचना लोकतंत्र में होना ही चाहिए, लेकिन अपमान, पर्सनल अटैक, इससे बचना चाहिए। लेकिन आज नहीं बच रहे हैं लोग, जो मुंह में आ रहा है बोल देते हैं मोदी के लिए। और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रेस में सबसे आगे होते हैं, नंबर 1 दिखाई दे। राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहते हैं, तो कभी कॉम्प्रोमाइज पीएम कह देते हैं, कभी वो पीएम के लिए तू तड़ाक वाली मर्यादित जो भाषा है, सड़क छाप भाषा जिसे आप कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली तक दी जा चुकी है। कल राहुल गांधी ने पीएम को
एक बार फिर से अपमानित किया, उनके लिए अपमानित शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने पीएम को गद्दार कह दिया। रायबरेली की एक रैली में राहुल ने पीएम के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आरएसएस को भी गद्दार कहा। इसके बाद बीजेपी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबका खून खौल उठा। इसी गुस्से में आज राजस्थान में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला फूंक दिया। तो लखनऊ में हिंदू महासभा ने राहुल के खिलाफ थाने में तहरीर दे डाली। सुनिए कि हिंदू महासभा के नेता राहुल पर कैसे भड़के हुए थे। माफी वीर हैं, सदैव ये ऐसे बयान देते हैं, फिर माफी मांग लेते हैं और बच के ये चले जाते हैं। तो ये माफी वीर राहुल गांधी जी ने इस बार गद्दार कहा है ऐसे महानुभाव को। तो गद्दार शब्द को अब वो साबित करें और बताएं कि ये लोग गद्दार कैसे हैं।